जिनपिंग की साजिश में सुरंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। चीन की चालबाजी और धोखेबाजी को हिंदुस्तान पहाड़ों में ही परखनी नहीं दे रहा, अब तो उसकी तैयारी पानी में पराक्रम करने की भी है। असम में जिस ब्रह्मपुत्र नदी की पहचान बाढ़ वाली नदी के तौर पर होती रही है, उसके जरिए अब चीन को सबक सिखाने के मिशन में भारत जुट गया है। इसी नदी के नीचे बनेगी 15 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसकी मदद से चीन की सीमा तक झटपट पहुंच जाएगी हिंदुस्तान की सेना। ना नभ, ना थल, ना जल में चीन कर पाएगा तंग। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनेगी सुरंग। धोखेबाज और चालबाज चीन रह जाएगा दंग। अब बारी है असम में उफनती इस ब्रह्मपुत्र नदी में चमत्कार करने की, ये साबित करने की कि हिंदुस्तान पानी में चीन को पटखनी देने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके लिए सरकार ने असम में करीब 15 किलोमीटर लंबी अंडर वाटर सुरंग बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये देश में नदी के नीचे बनने वाली सबसे लंबी सुरंग होगी। पहले आपको स्पेशल एनिमेशन के जरिए ये दिखा देते हैं कि ये खास सुरंग कहाँ बनेगी, फिलहाल वहाँ हालात क्या हैं और किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दरअसल अभी असम के नुमालीगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के बेहद करीब गोहपुर जाने के लिए करीब 8 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से कई किलोमीटर घूम कर जाना पड़ता है और फिर पुल पार करके नदी के उस पार गोहपुर पहुंचा जाता है। असम और अरुणाचल प्रदेश को अलग करने वाली इस नदी के नीचे सुरंग बन जाने से नुमालीगढ़ और गोहपुर के बीच का रास्ता आधे घंटे से भी कम वक्त में पूरा हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि सामरिक नजरिए से संवेदनशील अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में बेहद कम वक्त में पहुंचा जा सकेगा। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में जैसे जैसे जलस्तर बढ़ता है, हर वर्ष बाढ़ आती है। लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, सैकड़ों को परेशानी होती है, कई पुल टूट जाते हैं और रास्तों का तो पता भी नहीं चलता। ऐसे में जब आम आदमी के लिए, स्थानीय निवासी के लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है, तो सेना की टुकड़ियों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण और सरकार के लिए एक असमंजस की स्थिति सी पैदा हो जाती है। इसी वजह से ये टनल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा पर कुछ न कुछ हरकत करता ही रहता है। जब भी तनातनी बढ़ती है, जवानों को ब्रह्मपुत्र के पानी के अलावा पहाड़ी इलाकों से जूझते हुए ही सीमा पर जाना होता है। वैसे तो नदी पार करने में 5 पुलों का किरदार खासा अहम है, लेकिन ये आशंका भी हमेशा बनी रहती है कि युद्ध होने की स्थिति में दुश्मन इन पुलों पर हमला कर अरुणाचल प्रदेश को देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की साजिश भी रच सकता है। इस खतरे से निपटने के लिए ही नदी के नीचे से सुरंग बनाने की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। Tunnel which is going to be constructed under the river Brahmaputra is going to have a very important significance for the Northeast in general and Assam in particular. The first is its strategic importance because of our border with China, with whom we have a very tumultuous relationship presently. Secondly, this will be an all-weather road. And therefore, the mobilization of troop or troop movement will be very helpful through this. So that is why it has got a very strategic importance. इस सुरंग को बनाने का काम इसी साल दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस सुरंग की खासियत क्या होगी। इसमें 2 अलग ट्यूब होंगे ताकि दोनों ओर से ट्रैफिक का संचालन किया जा सके। इस सुरंग में 4 लेन वाली सड़क होगी, जिसके जरिए अरुणाचल प्रदेश से लगने वाली सीमा तक सैन्य साजो सामान और सैनिकों को पहुंचाने का काम आसानी से किया जा सकेगा। 3 चरणों में बनने वाली सुरंग में ट्रैफिक की रफ्तार औसतन 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इसमें अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा और वेंटिलेशन के भी खास इंतजाम होंगे। Brahmaputra at Bougainville was some 6-7 kilometer wide before the bridge was constructed there, which was narrowed to 4.9 kilometer for construction of the bridge. The same way it can be seen whether that riverway at the proposed tunnel site can also be reduced to reduce the
length of the tunnel and the cost dimension. आपको ये भी बताते चलें कि 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बने ढोला सदिया पुल का उद्घाटन किया था। 9 किलोमीटर लंबा ये पुल भी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसकी वजह से असम की राजधानी गुवाहाटी से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के बीच की दूरी 165 किलोमीटर तक कम हो गई है। चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाइना को डिफेंस करने के लिए ये जो टनल हो रहा है, टनल से बहुत सुविधा प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का मिलेगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं सारा असम का लोगों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त कर रहा है, क्योंकि सारा हिंदुस्तान को सुरक्षा के लिए, साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को सुरक्षा के लिए, और जो अष्टलक्ष्मी है, मोदी जी बार बार बोलता है ये नॉर्थ ईस्ट अष्टलक्ष्मी है, नॉर्थ ईस्ट इंजन है और नॉर्थ ईस्ट एक पावर बैंक होगा अगले दिन। चीन को संदेश साफ है, उसकी चालबाजी और धोखेबाजी को देखते हुए हिंदुस्तान कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। चीन से लगी हर सीमा पर चौकसी और ताकत यूं ही बढ़ती रहेगी। लद्दाख में चीन की चालबाजी सबने देखी है। ऐसे में पूर्वोत्तर भारत में चीन की सीमा पर भी कार्रवाई कई गुना ज्यादा हो चुकी है। इस सुरंग के जरिए जिस रास्ते में कई घंटों का सफर तय होता था, वो अब आधे घंटे के कम के समय में तय होगा। ऐसे में सुरंग की भूमिका जिस कदर बढ़ रही है, उसी तरह सजगता भी ये ध्यान में रखते हुए कि सेना को सीमा तक पहुंचाने में जितना कम समय लगे उतना जरूरी होगा, खासतौर से तब जब पड़ोसी बार बार अपने मंसूबों में सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही रखता हो। मनोज्ञा लोईवाल के साथ गुवाहाटी से हेमंत कुमार नाथ, आज तक। आगे बढ़ते हुए अब हम आपको दिखाते हैं चीन की वो बाढ़ वाली साजिश जिससे भारत चौकस है, खुद को परख रहा है, तैयार कर रहा है और हर मोर्चे पर मजबूती के नए मानक तय कर रहा है। बढ़ रहे हैं चीन के बाढ़ हथियार, पानी की जंग में अब आर या पार। ये उफनती नदियां महज प्रकृति का प्रकोप नहीं है, ये चीन की साजिश है। ये चीन के हथियार हैं जिनसे वो जब चाहे जितना चाहे पानी छोड़ देता है और अपने पड़ोसियों को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देता है। ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल बाढ़ आती है, हर साल करोड़ों का नुकसान होता है, न जाने कितनों के घर बार उजड़ जाते हैं। कभी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कभी राज्य सरकार को, तो कभी केंद्र की सरकार को, लेकिन असली जिम्मेदार है चीन। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी का कंट्रोल चीन के पास है, क्योंकि ये नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम होते हुए नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों तक पहुंचती है। चीन ने ब्रह्मपुत्र पर कई बांध बनाए हैं और भारत में बाढ़ लाने की डोर अपने हाथों में रखता है। भारत चीन की इस चाल को बखूबी समझता है और इस मोर्चे पर भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश लगातार कर रहा है। In the dams constructed by China, water is released, the state is inundated with flood. So the road condition is, road movement is blocked. So this will be an answer to that, and that is why I personally feel that this will be a great strategic, it will have a great strategic significance. चीन ने हाल के सालों में तेजी से बांध बनाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक वहां 80,000 से ज्यादा बांध है। वो न सिर्फ बांध से पानी छोड़कर बाढ़ ला देता है, बल्कि जब जरूरत होती है पानी रोककर सूखे जैसे हालात भी बाकी देशों में पैदा कर देता है। इतना चालबाज है चीन। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। उधर एलएसी पर टिके रहने और चीन की शातिर चालों को नाकाम करने के लिए सेना की 4 बटालियन इस बार सर्दी में भी पूर्वी लद्दाख में रहेंगी। सर्दियों में वहां तापमान -25 डिग्री तक गिरता है, लेकिन देश का मस्तक कभी नतमस्तक ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सेना के ट्रकों में विंटर के खास सामान वास्तविक नियंत्रण रेखा तक पहुंचाए जा रहे हैं।
इन तस्वीरों को देखकर ठंड लगने की जगह पसीने छूट सकते हैं, मगर कुछ ऐसा ही मंजर होने वाला है। इस बार पूर्वी लद्दाख में गलवान से लेकर पेंगोंग झील तक बर्फ से पटेगी, फिर भी सेना वहीं पर डटेगी। चीन की सेना पीछे नहीं गई तो सर्दियों में भी डाले रहना होगा डेरा। चीन अब भी अड़ा है, इसलिए सर्दियों तक विवाद बने रहने का खतरा और बढ़ा है। फिलहाल करीब 50,000 भारतीय जाबाज हैं पूर्वी लद्दाख में। -25 डिग्री तापमान में LAC पर माहौल तपे रहने का अंदेशा। हर साल सितंबर के बाद दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने पोजीशन से पीछे हट जाती थीं। लेकिन इस बार हटकर बैठा है विवादित इलाकों पर अपना हक जताने का। उसके मंसूबे खतरनाक हैं और भारत के इरादे पक्के कि किसी भी सूरत में चीन को कामयाब नहीं होने देना है। इसलिए सर्दियां आने से पहले ही गर्म बने रहने का पूरा बंदोबस्त किया जा रहा है। LAC पर सेना ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, ताकि जाड़े में आगे न आए चीन की सेना, ताकि विषम परिस्थितियों में फूला रहे देश का सीना। भारत और चीन का विवाद मई से शुरू हुआ था। अगस्त आने को है, कई राउंड की बातचीत हुई, हर चैनल से बातचीत हुई, मगर सच यही है, जब तक पिटेगा नहीं तब तक पीछे नहीं हटेगा चीन। वो कुंडली मार कर बैठा है, इसलिए भारत को तैयारी मुकम्मल रखनी ही पड़ेगी। और जो विंटर डिप्लॉयमेंट है, इसका रेडी होना, स्टॉकिंग करना और तैयारी एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट है। देखिए, इंडियन आर्मी का जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर और स्नो वॉरफेयर में एक्सपीरियंस है, वो दुनिया में किसी के पास भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास में इस चीज़ का काफ़ी एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपका याददाश्त अगर पीछे ले जा सकता हूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर के अंदर हमारा सेना जो है इतनी सालों से विंटर में भी तैनात है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास इस प्रकार का अनुभव है और ज़रूरत पड़ने पर विंटर डिप्लॉयमेंट जो है इस इलाके के अंदर, गलवान घाटी के अंदर या पांचपुसो के अंदर भी ठीक तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कर सकते हैं। तो पंजाब के चंडीगढ़ से सेना को स्पेशल व्हीकल्स में लाद लाद कर सामान पहुंचाया जा रहा है। इन सामानों में है स्पेशल विंटर बूट, विंटर प्रूफ वर्दी, साइबेरिया जैसे मौसम में कारगर रहने वाले गर्म टेंट, खास तरह के उपकरण जो सर्दी की चुनौतियों में सहायक हों। आमतौर पर लद्दाख में 1 बटालियन से ज्यादा सेना की तैनाती नहीं रहती थी, लेकिन इस बार करीब 5 बटालियन आर्मी है, करीब 2500 ITBP के जवान हैं। जाहिर है संख्या बड़ी है, इसलिए सामान को समय पर पहुंचाने की चुनौती भी बढ़ी है। बर्फ की वजह से सितंबर के बाद लद्दाख का देश का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट जाता है। रोहतांग से लेह तक 5 दर्रे हैं जो जम जाते हैं, इसलिए जहां सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाता है वहां सेना सितंबर से पहले ही अपनी सारी तैयारी पूरी कर रही है। यूं तो भारत के पास चिनूक की महाशक्ति है। ये वो हेलीकॉप्टर है जो दुर्गम से दुर्गम इलाकों तक 1 टन से ज्यादा सामान पहुंचा सकता है, इसलिए उसकी नौबत क्यों आने दी जाए, जब पहले से ही पता है चीन की नीयत कथनी कुछ और करनी कुछ। जो जैसे स्नो खत्म हुई थी, मेल्ट हुई थी, तभी से ये चीज शुरू हो गई थी। हमारे लिए जरूरी है कि जोजिला पास और रोहतांग एक्सिस जो दोनों हैं, इनको ओपन रखा जाए और जो जोजिला और रोहतांग के लिए टनल प्लान की गई हैं, जो बन रही हैं, उसको एक्सपीडाइट किया जाए। देखिए, इन इलाके के अंदर में हमारे पूरे सोल्जर्स और एनिमल ट्रांसपोर्ट जितनी है, उसके लिए सप्लाई, राशन, फॉर्डर का एक कैलकुलेशन किया जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या होगी। चलिए आपको पूर्वी लद्दाख की आज की हकीकत बताते चलते हैं। सबसे ज्यादा तनाव पेंगोंग झील पर है। चीन की सेना यहाँ पीछे हटी है, लेकिन हटकर फिंगर 4 से फिंगर 5 पर गई है। लेकिन फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच बनाए अपने ढांचों को उसने अभी तक नष्ट नहीं किया है। वहीं भारतीय सेना फिंगर 2 से फिंगर 3 के बीच है। यूं तो दोनों सेनाएं सड़क मार्ग से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पहाड़ों की चोटियों से दूरी को देखें तो सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर। मतलब दोनों बड़े आराम से एक दूसरे की हलचल को साधारण दूरबीन से भी देख सकते हैं।
इस हलचल में चीन क्या हरकत कर बैठे कोई नहीं जानता। 14 जुलाई को कोर कमांडर लेवल की बातचीत के बाद अब तक स्थिति जस की तस है, कोई बदलाव नहीं आया है। इन 11 दिनों में चीन कई बार वादा कर चुका है पीछे जाने का, मगर वो जाता नहीं है। अभी तक जहां जहां उसकी पोजीशन प्रैक्टिकली वायबल नहीं थी, जैसे कि गलवान वैली में, जहां की वैली बैठा था और माउंटेन के ऊपर नहीं बैठा था, उसने विड्रॉ कर लिया है। लेकिन जहां पर उसकी पोजीशन स्ट्रांग है, जैसे डेप्सांग में और पंगैंग सो फिंगर्स में, वो क्यों विड्रॉ करेगा इतनी जल्दी जब तक कोई कंसेशन ना मिले। उधर हॉट स्प्रिंग के गोगरा में चीन की तैनाती कम हुई है, लेकिन अब भी वहां 50 सैनिक एक दूसरे के करीब 600 मीटर की दूरी पर तैनात हैं। गलवान में जहां चीन को मुंह की खानी पड़ी थी, वहां से उसकी सेना 1.5 किलोमीटर पीछे जरूर गई है। तो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। चीन नियंत्रण कब खो दे कहना मुश्किल है, इसलिए मुस्तैदी ही भारत का मिशन है और विजन भी। LAC पर लद्दाख में जो स्थिति बनी हुई है, उससे ये साफ हो गया है कि ये तनाव अभी लंबा चलेगा। इसके चलते भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है लंबे समय के लिए डटे रहने पर। और भारतीय सेना को ये संदेश भी दे दिया गया है कि अगर वायुसेना या थल सेना को स्पेशल ऑपरेशंस लॉन्च करने पड़े तो उसे कम से कम समय में ये करने के लिए तैयार होना चाहिए। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक।